हाय, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग बेटा बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं और बेसिक ग्रामर में हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किया सेंटेंस के बारे में। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत अगला टॉपिक है बेटा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना, सब्जेक्ट क्या है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। आज हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जैसे कोई बात बोली जा रही है, जैसे मैं कहूं कि ही इज ए गुड बॉय। अब आप देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इज ए गुड बॉय। अर्थात कहने का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है हमारा प्रेडिकेट होता है। अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शेष जितना बचा प्रेडिकेट होता है। दूसरे एक नॉर्मल भाषा में ऐसे भी समझिए कि सब्जेक्ट के अलावा जितने भी शब्द होंगे वो सब आपके प्रेडिकेट होंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रेडिकेट प्रायः वर्ब से शुरुआत होती है। वह वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब हम देखते हैं, अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करें बेटा, तो जो हमारा प्रेडिकेट है यह प्रेडिकेट तीन रूपों में टूटता है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट टूटता था। सबसे पहला भाग इसका है बेटा वर्ब। क्या है, वर्ब। और दूसरा भाग हमारा होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और तीसरा इसका है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। तो कहने का मतलब जैसे कि सब्जेक्ट के भाग होते थे, सेम वैसे ही प्रेडिकेट के भाग है। पहला भाग है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, अगला है एडवर्बियल फ्रेज। ये काफी बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक वीडियो में नहीं खत्म कर सकते हैं। आपके सामने वर्ब का एक चार्ट बना है, आप देखिए इसमें फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब के भी काइंड्स हैं, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के भी भाग है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फिनिट है अगला, नॉन फिनिट वर्ब के भाग है इनफाइनाइट वर्ब, जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको बेसिक जानकारी के लिए जरूरी है, उतना समय क्रम से आपको बताता हूं और आप उसको नोट करते चलेंगे। और जो शेष बच जा रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में या रेगुलर क्लास में आप ज्वाइन करके उसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे हम सबसे पहले टॉपिक इसमें है वर्ब। वर्ब वर्ब है क्या, सबसे पहले बेटा वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं। क्रिया वह है जिसमें सब्जेक्ट की स्टेट, सब्जेक्ट की दशा के बारे में, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में और सब्जेक्ट के इवेंट के बारे में पता चलता है। क्रिया वह है जिसमें सब्जेक्ट के स्टेट, सब्जेक्ट की दशा के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, वो हमारा वर्ब होता है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूं। जैसे देखिए एग्जांपल लिया मैंने कि ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। आप यहां देखिए बेटा, ही जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा एक काम किया जाता है। सब्जेक्ट द्वारा कौन सा काम हो रहा है, राइट्स, लिखने का। अर्थात यहाँ क्या व्यक्त हो रहा है, एक्शन। यहां पर एक्शन आ रहा है, ही राइट्स ए लेटर। हमने लिखा ही इज ए गुड बॉय। यहां ही की दशा अर्थात उसके स्टेट के बारे में बतलाया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब इज जो है स्टेट बतला रहा है, उसकी दशा को बतला रहा है, राइट उसके एक्शन को बतला रहा है। ये हमारा बेटा वर्ब। अब हम आगे चलते हैं, जहां पे आपको दिक्कत हो आप उसको ब्रेक करके वीडियो को वहां समझ लीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, थोड़ा सा हमको स्पीड में पढ़ाना है। हाँ, आपके लिए और एक खुशखबरी है, आज से मैं आपके लिए ट्रिकी मैथ्स का एक सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें 100 ट्रिकी सीरीज आपको मिलने वाले हैं। किसी भी बड़े से बड़े सवाल को 20 से 25 सेकंड में हम लोग बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। पर डे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा,
एक दो सवाल उससे रिलेटेड बतलाऊंगा और आप उसको घर पे बैठ करके उससे रिलेटेड सवाल को घर पर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर वर्ब को देखते हैं बेटा, तो वर्ब को हम दो भागों में डिफाइन करते हैं। एक देखिए फिनिट वर्ब और एक है नॉन फिनिट वर्ब। अब सबसे पहले हम फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं। फिनिट वर्ब क्या है? फिनिट वर्ब वह है बेटा जो सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। अर्थात फिनिट वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। जबकि नॉन फिनिट वर्ब क्या है? नॉन फिनिट पर सब्जेक्ट का, पर्सन का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये इसके अनुसार परिवर्तित नहीं होता। इसको दिमाग पहले बैठा लीजिएगा। फिनिट वर्ब कैसी वर्ब है? जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी, जो पर्सन के अनुसार बदल जाएगी, जो टेंस के अनुसार बदल जाएगी। नॉन फिनिट वर्ब क्या है? नॉन फिनिट वर्ब ऐसी वर्ब है बेटा जिसमें सब्जेक्ट का, पर्सन का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब वो सेम वैसे ही रहती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल। आई लाइक रीडिंग नॉवेल। अब यहां देखिए सब्जेक्ट हमारा आई था, आई के साथ हमारा क्या लगा है बेटा? लाइक लगा, ठीक है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप यहाँ से देखिए कि ये हमारा फिनिट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? ये फिनिट है और रीडिंग नॉन फिनिट, रीडिंग नॉन फिनिट वर्ब है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करें। ऐसे देखिए, जैसे हम इसको लिख दें, ही, हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल। अब आप यहां देखिए बेटा, जब आई सब्जेक्ट था तो क्रिया क्या लगी थी? लाइक। सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया। जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, जो लाइक था वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार लाइक्स हो गया। लेकिन ये एक चीज आप गौर करने वाली बात है, ये जो रीडिंग पहले था, आई के साथ भी रीडिंग था, ही के साथ भी रीडिंग है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए, पर्सन के अनुसार परिवर्तित हो जाए, वह हमारी बेटा फिनिट वर्ब होती है। और जो परिवर्तित नहीं होती है, सेम वैसे रहे, चाहे जो टेंस हो, चाहे जो पर्सन हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बेटा हमारा कौन सी क्रिया है? नॉन फिनिट। अब हम आगे चलते हैं। फिनिट वर्ब जो है, फिनिट वर्ब को हम तीन मेन रूप में बांटते हैं। एक है मेन वर्ब, फिर है लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इस पे हम थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सा समझा दे रहे हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं बेटा मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेन वर्ब ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट की एक्शन का बोध होता है। सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है, अर्थात सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, वो एक्शन व्यक्त करता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब आप यहां देखिए कि इस सब्जेक्ट के द्वारा एक एक्शन व्यक्त हो रहा है, प्लेज, अर्थात कहने का मतलब जिसके सब्जेक्ट का जो एक्शन व्यक्त करते हैं, ऐसी क्रियाएं कौन सी वर्ब होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। मैं आपको एक और इसका ट्रिक समझा दूं। ऐसी क्रियाएं जिसके हिंदी के मूल रूप के अंत में बड़ा ना निकलता है, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, लेटना, ये सब क्रियाएं बेटा हमारी मेन वर्ब होती हैं। इस मेन वर्ब को भी अलग अलग कई रूपों में बेटा हम लोग बांटते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायनेमिक, अलग अलग ऐसी हैं जिनको हम अलग एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। इस आज केवल मेन वर्ब बारे में इतना जानिए कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब ऐसी क्रिया है जो सब्जेक्ट के एक्शन को व्यक्त करती है। हम पहचानते कैसे? अगर हिंदी के मूल रूप में उसको देखें तो उसके हिंदी के मूल रूप के अंत में बड़ा ना निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग मतलब ही है जोड़ना, लिंक, लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है बेटा जोड़ना, अर्थात कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को किसी अन्य वर्ड से, किसी अन्य शब्द से या किसी फ्रेज से जोड़ देती है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि यह लिंकिंग वर्ब जो है यह सब्जेक्ट को, कोई भी शब्द होगा, ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कोई फ्रेज होगा, उसको जोड़ देता है। इस लिंकिंग वर्ब के अंदर बी फॉर्म के अंतर्गत बेटा आता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। और मैं आपको बता दूं इसके साथ मुख्य क्रिया भी कुछ आती, जैसे सीम्स है, ठीक है, लाइक है, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिसको जब हम लिंकिंग वर्ब का स्पेशली वीडियो आपको बनाएंगे तो उसमें पूरा वीडियो तो आपको समझाएंगे, केवल अभी हम बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर ये मुख्यतः है। बाकी कुछ वर्ब्स भी ऐसी हैं, मेन वर्ब भी हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। हम आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, सी is a beautiful girl। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां देखिए जो इज है बेटा, कभी कभी हमारे पेपर में पूछ लेता है, ऐसे सेंटेंस होगा और हमसे पूछेगा कि इज क्या है। हमसे पूछ लेगा हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इन्फिनिटिव है, समथिंग ऐसे ऐसे अलग अलग पूछ लेगा क्या है। तो कहने का मतलब ये देखिए, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा सी है, सब्जेक्ट को जोड़ किससे रहा है? ए ब्यूटीफुल गर्ल से। इसमें कहीं मेन वर्ब लगी? नहीं लगी, अर्थात जो इज लगा है वो किसी मेन वर्ब के अनुसार नहीं लगा है। तो कहने का मतलब जो सी और ब्यूटीफुल गर्ल को इज जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए एक ऐसी क्रिया हुई लिंकिंग वर्ब। जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, अर्थात यहाँ एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अर्थात कहने का मतलब बेटा लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो सब्जेक्ट को किसी शब्द से या किसी फ्रेज से आपस में जोड़ते हैं। अब आगे हम चलते हैं बेटा ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं बेटा। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आप देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी वाक्य के टेंस और भाव का पता चलता है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसकी टोटल संख्या बेटा 24 होती है। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में बांट दिए ना। पहला हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो पहला क्या है हमारा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इसकी संख्या बेटा 11 होती है। कितनी होती है? 11। ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी वाक्य के टेंस का पता चलता है वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और इसकी संख्या बेटा कितनी होती है? 13। ये टोटल कितनी संख्या होती है? 24। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी वाक्य के भाव का बोध होता है उसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और जिससे किसी वाक्य के टेंस का पता चलता है उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको भी बेटा हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला है डू फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थोड़ा सा इसको हम डिफाइन कर दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मॉडल पे हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा बी फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है बेटा बी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अंतर्गत बेटा इज, एम, आर, वॉज और
ये 5 सहायक क्रिया बेटा बी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत 5 सहायक क्रिया आती है, इज, एम, आर, वाज और वर। एक खास बात है, इन सब के साथ, इन पांचों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में समझ, अगर कहीं लिखा है बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो हम गेस कर लेंगे कि इसके अंदर 5 क्रियाएं हो सकती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। अब इसके साथ हमेशा एक चीज ध्यान करिएगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगला है बेटा डू फॉर्म ऑफ वर्ब। डू फॉर्म ऑफ वर्ब, डू फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत बेटा 3 क्रियाएं, डू, डज और डिड। ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं जो कि डू फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत आती हैं और इसके साथ हम सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसको बेटा हमेशा याद रखिएगा। अगला है तीसरा, हमने आपको क्या बतलाया था, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत हमने आपको कितना बतलाया था, 3, एक है हैज, एक है हैव और तीसरी क्या है, हैड। इसके अंतर्गत 3, अर्थात ये, इसके साथ क्या खास बात है, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहला बी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके क्रियाएं हुई 5, इज, एम, आर, वाज और वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगला है डू फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें 3 क्रियाएं बेटा, डू, डज और डिड, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगली क्रिया है बेटा हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा, हैड, हैड, 3 क्रियाएं, 3, 3, 6, 5, 11, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी संख्या 11। अब मॉडल आर्गी वर्ब की अगर हम चर्चा करें बेटा, तो इसके लिए हमको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी बहुत बड़ा है, इसमें सबके यूजेस हमको पढ़ाने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज, ऐसी क्रियाएं 13 क्रियाएं आती हैं इसके अंतर्गत, जिससे किसी भी सेंटेंस के भाव का पता चलता है। इन मॉडल आर्गी वर्ब से टेंस के भाव का पता चलता है और इनकी संख्या कितनी है बेटा, 13 है। तो इसको हम आपको एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम आपको ये 13 का डिफाइन करेंगे, 13 का यूज आपको पढ़ाएंगे। इन दोनों की एक खास बात बतला दें, प्राइमरी में बेटा डू, डज और डिड, और मॉडल में डेयर और नीड। ये ऐसी 5 क्रियाएं हैं, 5 ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम सिंपल में नहीं करते हैं। इन 5 का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर करेंगे, इन 5 का प्रयोग हमेशा या तो निगेटिव में होगा या तो इंट्रोगेटिव में होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राइमरी में 3 है, डू, डज, डिड, और मॉडल में क्या है, 2, डेयर और नीड। हाँ, अगर इनका प्रयोग हम नॉर्मल में कर दें, सिंपल में कर दें, तो तुरंत ही मेन वर्ब बन जाती है, मेन वर्ब का काम करने लगती है, ठीक। चलिए, ये आपका हो गया। अब हम लोग बेटा चर्चा करते हैं नॉन फिनिट पे। नॉन फिनिट हमने आपको क्या बताया कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं, वो हमारी नॉन फिनिट हैं। इसका भी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे। इन्फिनिटिव बनता कैसे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर हमारा इन्फिनिटिव बनता है। जिरंड और पार्टिसिपल, जब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दें और वह क्रिया का काम ना करे, नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, तो ये जिरंड और पार्टिसिपल के रूप में होते हैं। इस पार्टिसिपल के भी बेटा 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए हम नॉन फिनिट का एक अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि नॉन फिनिट क्या है। अब देखिए, जब हम भी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ब के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लिया है, बाकी आपको और अलग से वीडियो में एक एक टॉपिक पर मिलेगा। अब हम उस पर चर्चा था। अगला बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
इसके बेटा दो भाग होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत बेटा सदियों का बोध होता है, सदियों ऑब्जेक्ट का जिससे बोध हो जाए वो हमारा इनडायरेक्ट है। और किसको प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, किसको किसको प्रश्न करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और जिसको हम बेटा सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं, सजीव कर्म। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा निर्जीव कर्म है। जब हम क्या प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करने पर हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलता है। एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे माई फादर गेव मी ए बुक। मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दी, मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दिया। अब आप देखिए हम प्रश्न करेंगे, मेरे पिताजी ने किसको किताब दिया, किसको। जैसे हमने किसको प्रश्न किया तो किसको का उत्तर क्या है, मुझे, अर्थात क्या है, मी। और मी क्या है बेटा, सजीव। तो किसको प्रश्न करने से सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है, अर्थात ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम प्रश्न करेंगे, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। तो क्या का उत्तर क्या मिला बेटा, ए बुक, अर्थात ए किताब। अर्थात कहने का मतलब ए बुक जो है ये हमारा क्या निर्जीव है ना। तो कहने का मतलब जब हम क्या प्रश्न करेंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको प्रश्न करेंगे तो सजीव। एक जान लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो कभी कभी प्रश्न ये जाता है कौन सा ऑब्जेक्ट हम पहले लिखें। हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट को हम बेटा पहले लिखते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को हमेशा हम बाद में लिखते हैं। हाँ, अगर हम निर्जीव को पहले लिख सकते हैं, निर्जीव को अगर पहले लिखेंगे तो सजीव से पहले हमको टू लगाना पड़ेगा, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। अब अगला देखिए, एक इसमें पार्ट था, प्रेडिकेट में एक चीज छूट गया था अभी, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या है, एडवर्बियल फ्रेज से बेटा स्थान का बोध होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लूं, ए रेड फ्लावर इज वेरी प्रीटी इन माई गार्डन। अब आप देखिए, ए रेड फ्लावर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब ए रेड फ्लावर हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इज वेरी प्रीटी इन माई गार्डन ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट में तो वर्ब हो गया, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो इन माई गार्डन है, ध्यान दीजिएगा, इन माई गार्डन यही एडवर्बियल फ्रेज है। अर्थात जब ये शब्द क्रिया के साथ आएगा, जब ये शब्द, जब पूरा का पूरा ये शब्द क्रिया के साथ आएगा तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। और इसी शब्द को उठा करके अगर हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ए रेड फ्लावर इन माई गार्डन इज वेरी प्रीटी, इज वेरी प्रीटी को अगर हम बाद में कर दें तो इन माई गार्डन हमारा हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। दोनों का अंतर समझ कर रखिएगा, जब एक क्रिया के साथ लगेगा तो एडवर्बियल फ्रेज होगा, और जब सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। बेटा आज हमारा टॉपिक ये वर्ब से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से रिलेटेड यही खत्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेटा वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैथ ट्रिकी मैथ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।